कर्मचारी और पेंशनों को एक भी पैसे का जो लाभ है सरकार ने नहीं दिया है। सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यालय बन रहा है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। मंत्रियों के कार्यालय पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद ऑफिस दे दी, आप नाराजगी क्यों? मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर आके कुछ बोलते हैं। एक क्या हो गया बाद में कि आप वीरभद्र जी के भी खिलाफ हुए, उनके खिलाफ ही आपने बयान दिया? मतलब कहीं भी आप देख लो, मतलब सरकार दबाव की नीति अपना रही है। लेकिन वीरभद्र जी से तलखियां हुई, धूमल जी से आपने नजदीकियां बनाती थी। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी सुखविंदर सिंह सुक्खू से नहीं है। आप अभी भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चिट्ठी भी किया सर। मित्रों की सरकार है ये, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो काम ठीक करेगा उसका गुणगान तो करना पड़ता है। गोपाल दास वर्मा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवा वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी की है, बाकी उसके बाद है। तो जाहिर सी बात है, कर्मचारियों की राजनीति कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति पर भी कभी कभी हावी होती हुई दिखती है। इसी कर्मचारी राजनीति से और इसी कर्मचारी आंदोलन से बहुत सारे नेता उभर करके हिमाचल प्रदेश में आए, जिन्होंने कर्मचारी राजनीति से होते होते हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित किया है। एक ऐसा बड़ा नाम अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा का है, जो वर्तमान में अगर हम कहें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी, पेंशनर, श्रमिक, युवा, बेरोजगार जो एक संयुक्त मोर्चा है, उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, गोपाल दास वर्मा। गोपाल दास वर्मा जी आज हमारे साथ टाइम्स हिमाचल में आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। वर्मा जी, आपसे शुरू में ही हम बात ये पहले करना चाहते हैं, आप काफी मुखर हैं आज की डेट में। पूरे हिमाचल में घूम घूम करके आप एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। ये जन जागरण अभियान चलाने की कहाँ से आपको ऐसी नौबत क्या लग रही कि ऐसी है, और पेंशनरों को लेकर और कर्मचारियों को लेकर के क्या आप लोग अभी एक कार्यक्रम जो एक आप तय कर रहे हैं जन जागरण अभियान में, वो क्या कार्यक्रम है? पहले तो यहीं से आप शुरुआत करें। देखिए, बात ऐसी है कि जो वर्तमान सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, 2.5 साल होने को जा रहे हैं। 2.5 साल तो बीत गए, अब 3 साल होने को जा रहे हैं। तो आप बताइए, कर्मचारी और पेंशनों को एक भी पैसे का जो लाभ है सरकार ने नहीं दिया है। तो इसीलिए जो मैं प्रदेश का भी दौरा कर रहा हूँ, सभी जिलों में जा रहा हूँ, और जितने भी जो पेंशनर हैं इनको इकट्ठे एक मंच पे ला रहा हूँ, क्योंकि कई संगठन बने हुए हैं। कोई कांग्रेस सपोर्टेड है, कोई बीजेपी सपोर्टेड है, धड़े बने हुए हैं सर। तो उनको ये कि मैं उनको एक मंच पर ला रहा हूँ, और एक मंच पे ये बड़े निकट भविष्य में आ जाएंगे। और अक्टूबर के जो महीना है उसमें हम सरकार के खिलाफ जो है बड़े से बड़ा आंदोलन जो है करने जा रहे हैं। लगता नहीं है, स्कैंडल पॉइंट में भी पिछले दिनों तू मैं वहीं आपने देखा होगा, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। धड़े बटे हुए, और नेताओं को लेकर के, खास करके इसको लीड कौन करेगा उसको लेकर के आपके धड़े बटे हुए। बिल्कुल, आपने देखो भी पीछे देखा होगा कि सचिवालय के कर्मचारियों ने भी आंदोलन शुरू किया था, और ये मैंने भी उनके नेताओं से बात करी, तभी आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। और दूसरी बात, आप इस बात को देखिए कि उन्होंने मुद्दे उठाए, कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, पेंशनों के मुद्दे उठाए, युवा बेरोजगारों के मुद्दे उठाए। परंतु आप देखिए कि उन नेताओं ने जो सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यालय बन रहा है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। मंत्रियों के कार्यालय पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, कर्मचारियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, दे देना कर्मचारियों को। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो आप देखिए कि सरकार का इतना दबाव था कि उन नेताओं को जो प्रिविलेज मोशन ला दिया कि भैया या तो बंद करो, नहीं तो प्रिविलेज मोशन 3-3 महीने की जेल हो जाएगी, नौकरी भी चली जाएगी। तो अब कर्मचारी है, डर भी जाते हैं। आपको लग रहा है सरकार भयभीत कर रही है? भयभीत कर रही है। और आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉइज को देख लीजिए, उनके कोई ट्रांसफर कर दी, कोई मतलब उनके खिलाफ चार्जशीटें कर दी, वही ट्रांसपोर्ट में भी देख लीजिए। मतलब कहीं भी आप देख लो, मतलब सरकार दबाव की नीति अपना रही है। नहीं, सरकार ये भी कहती है ना फिर कि एक आंदोलन का तरीका होता है, एक कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, कुछ उसकी मर्यादाएं भी हैं। कई बार ये आपके नेता जो हैं वो मर्यादाओं से बाहर जाकर के व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। मतलब जैसा सेक्रेटरीट में भी हुआ था, तो वो उनकी पत्नी को लेकर के भी, मुख्यमंत्री को लेकर के जब बहुत कुछ कहा गया, तो बहाना उन्होंने ये लगाया कि भाई आप अपनी मांगों से इतर बाहर जाकर के आप व्यक्तिगत हो रहे हो, और ये आपको आपकी से उसमें कोई में नहीं है। अब देखिए सर, बात ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तो कर्मचारियों का दबदबा है। अब 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो पेंशनर हैं, 12 लाख युवा बेरोजगार हैं।
तो आप बताइए, सरकार को भी खतरे की घंटी है। इसमें ऐसा नहीं कि सरकार मतलब जो अपने आराम से बैठी हुई है कि चलो ठीक है, परंतु ये है कि मतलब जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में इनका टोटल सफाया हो जाएगा। क्योंकि आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है तो बीजेपी के लोग तो खिलाफ है ही हैं, और यहाँ तो कांग्रेस के लोग खिलाफ हो गए, कांग्रेस में भी 4-5 धड़े बन गए हैं, है नहीं? तो इतनी नहीं तो वर्मा जी, आप लोगों ने कहा कि ओपीएस चाहिए, ओपीएस को कांग्रेस ने हामी भरी, हम देते हैं ओपीएस आपको, और उन्होंने सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद ओपीएस दे भी दी। अब नाराजगी क्यों है? अब ऐसा है जी, ओपीएस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नहीं मिला, ओपीएस यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना कि वो तो अब 2.5 सालों से कह रहे हैं सर। वो तो 2.5 विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर आके कुछ बोलते हैं। अभी मार्च का जो बजट सेशन हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा 3% में डीए दे दूंगा मैं आपको अप्रैल में। आप देखिए वहीं कहा कि जो 70 से 75 जो पेंशनर हैं उनको मैं एरियर का जो एक मुश्त दूंगा। आप हालात देखो, आपको 3% डीए मिला, और ना ही जो है मतलब जो पेंशन को सिर्फ 30% एरियर दिया, बाकी कोई नहीं दिया। तो आप बताओ मतलब हालात इतने खराब, मतलब कि पेंशनर को और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो वर्मा जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आप जब अध्यक्ष रहे राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ के, तूती बोलती थी आपकी, कर्मचारी राजनीति में भी तूती बोलती थी और सरकार में भी तूती बोलती थी। वीरभद्र जी का आपके ऊपर बर्दाश्त था, हाथ था, और आपको बड़ा सपोर्ट भी किया। एक क्या हो गया बाद में कि आप वीरभद्र जी के भी खिलाफ हुए, उनके खिलाफ भी आपने बयानबाजी की? वो कुछ ऐसी हालात थे, मैं अब ये लंबी चौड़ी बातें हैं, परंतु ये है कि उस वक्त जो है मतलब वीरभद्र सिंह जी ने लास्ट में जो है कर्मचारियों के साथ बिगाड़नी शुरू कर दी, कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। तो मेरी आदत ऐसी कि चाहे जो मर्जी हो मैं बोलता हूँ, और मैं रुकता, चाहे अपना नुकसान हो जाए, मेरा अपना नुकसान भी क्या बहुत कुछ हुआ। पर फिर मतलब ये है कि उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह एक सही इंसान था। वो कर्मचारी पेंशनों की सुनता था, और अपने टाइम में उन्होंने जो है एरियर भी दिया, अपने टाइम में डीए भी दिया, और अपने टाइम में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। मतलब मैं आपको एक बात बताऊंगा, और आप देखिए मैं महासंघ का अध्यक्ष था तो सचिवालय में कमरा दे दिया, 4 टेलीफोन दे दिए। ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है, पहली स्टेट थी जो उन्होंने कर्मचारियों का आदर सम्मान रखा। तो आप इस बात को देखिए तो ठीक है। अब मैं तो डॉक्टर परमार से लेकर आज तक सारे मुख्यमंत्री के साथ ही रहा, शांता कुमार जी की से भी लड़ाई उनके साथ भी रहा, उनसे भी लड़ाई लड़ी, धूमल जी के साथ भी रहा, और जयराम जी के साथ भी रहा। नहीं, पर देखिए ना, आपको तो सबके साथ रहना ही है क्योंकि आप कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वीरभद्र जी से तलखियां हुई, धूमल जी से आपने नजदीकियां बढ़ा दी। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन था आपका? पॉलिटिकल नहीं, मतलब कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि जिस वजह से मतलब थोड़ी ये सारी गड़बड़ हो गई, बड़ी लंबी। तो ये तो अभी वर्तमान में जयराम जी से कब दोस्ती हुई आपकी? जयराम जी से जब इनकी सरकार बनी, ठीक है जी। और देखो एक बात तो जरूर है जयराम जी की कि 2 साल कोविड रहा। देखिए कोविड, जयराम जी ने जो है कर्मचारियों को पेंशन नहीं रोकी, वेतन नहीं रोका, डीए की इंस्टॉलमेंट नहीं रोकी, मेडिकल रिवर्समेंट नहीं रोका, वो सब मिलता रहा सर, वो मिलता रहा, बिल्कुल इसमें दो राय। क्या ये कारण था कि डबल इंजन की सरकार थी? डबल इंजन की सरकार भी है ही है, क्योंकि इस सरकार में तो ये कह रहे हैं ना कि कुछ तो कह रहे हैं कि हमारे तो आर्थिक संकट है, केंद्र से मदद मिल नहीं रही है। सर ऐसा है कि वर्तमान में केंद्र से भी मदद मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। पर एक बात जरूर है कि मतलब आप देखिए 40,000 करोड़ कर्जा दे दिया, वो डाला कहाँ? कर्मचारी पेंशन को तो मिला नहीं है, विकास कार्य प्रदेश में ठप पड़े हैं। ये सिर्फ ये है, इन्होंने अपना 24% वेतन और भत्ते बढ़ा दिए। आपदा में भी देखो ना, एक तो आप थारी भी है और ऊपर से मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो है इन्होंने ये बढ़ा दिया। दूसरी जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है जी, इनको 30,000 तनख्वाह मिलती थी, वो सीधे 1,10,000 कर दी। तो आप बताइए ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर देखिए 1,90,000 पेंशनर है और रिवर्समेंट है 8-9 हज़ार, तो पेंशनर मर गए बिना इलाज के, रिकॉर्ड पे है सारा ये सब। तो आप बताइए, अगर इनको गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? तो और कोई रास्ता तो है ही नहीं है। वर्मा जी, आपके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें भी तो भेदभाव है ना? भेदभाव कैसा है? जो बड़ा अधिकारी है उसको एरियर मिल रहा है, वो तो अपना कर लेता है एरियर का कुछ ना कुछ जुगाड़, जो आपके सीनियर लोग हैं, लेकिन जो छोटा कर्मचारी है उसको कुछ मिल नहीं रहा। नहीं सर, पेंशन में तो किसी को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिला। कर्मचारियों में तो है सर।
नहीं, कर्मचारियों को भी नहीं मिला। जो कर्मचारी है 2.5 लाख कर्मचारी है, इनको भी नहीं मिला। वही कह रहा हूँ, जो छोटे कर्मचारी ना उन तक नहीं पहुंच रही बात, लेकिन जो हाई लेवल पे जो आईएएस है, आईएएस है, इनको तो मिल रहा था, इनको ये तो मिल रहा है, तो ये कर्मचारी है, प्रदेश के तो कर्मचारी हुए। ये भी तो कर्मचारी, पर मतलब हालात बहुत खराब है सर। आप बताइए कि जयराम जी ने 50,000 रुपया एक किश्त दी थी उन्होंने, जो 2016 से जो पे स्केल रिवाइज हुए है सर, तो उसमें आप इस बात को देखो सर, 50,000 उन्होंने दी, आज तो 50 रुपए नहीं मिल रहे। देखो एक बात है ना सर, यानी तो मतलब चाहे डबल इंजन था, चाहे कुछ भी था, अब जो हालात प्रदेश की है वो बहुत हालत खराब है सर। आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, और ओपन बोलते हैं, खुले खुले तौर पे मंचों पे बोल रहे हैं आप ये। फिर आपने ये भी बयान किया कि खुद भी पेंशन में आ ही गए हो, आपको कोई लेना देना है नहीं कर्मचारियों से। आपने अपनी पत्नी को भी डेरा से जिता करके उनको भी पेंशन लगा दी है, तो आपने वो भी एक विरोध किया। व्यक्तिगत भी हो सकता है, हो सकता है आपकी कुछ व्यक्तिगत उनसे हो, लेकिन वर्मा जी उनको जिताया सुखू जी ने नहीं, उनको तो जनता ने, कोई भी विधायक जीतता है तो जनता जिताती है। देखो सर, बात ये है, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी सुखविंदर सिंह सुक्खू से नहीं। हम इकट्ठे रहे 25 साल छोटा शुगर में, इनके फादर से मेरे अच्छे रिलेशन थे, और जब ये मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा भाई तो कर्मचारी और पैसों की जो उतनी पिछली देनदारियां हैं ये आपने देनी है, इनसे बिगाड़ना नहीं आपने, चाहे जो मर्जी करो। तो आप देखो उसका उल्ट हो गया सर, मेरा ही कुछ नहीं है। अरे मुझे तो देखो दर्द होती है ना जी, अब जो 8-9 हज़ार पेंशन मर गए, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे मेडिकल, तो इसीलिए सब मेरी यहाँ जो है ये लड़ाई बढ़ गई बस। और दूसरे जो लीडर है बेचारे वो डरते हैं, सरकार से डरते हैं, सरकार है, तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई हो। मैं तो आज ये कह रहा हूँ, मैंने आप देखिए अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी मैंने, होम मिनिस्टर को, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, क्या करते हैं आप, मैंने कहा आप देखिए सीबीआई है, ईडी है, क्या करेंगे, मामले दर्ज हो गए पर कार्रवाई कोई भी नहीं है। तो इसलिए है कि यहाँ बैठे ये है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा लिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कुछ पैसा भी कर्मचारियों को मिलेगा, पेंशनों को मिलेगा। आप अभी भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चिट्ठी लिखी है सर, प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, मैं तो लिखी उनको कहा कि एक ही फायदा होगा, राष्ट्रपति शासन लगाओ तो कर्मचारी पेंशनों को जो उनकी देनदारी है वो मिल जाएगी, विकास कार्य जो ठप पड़े हैं वो भी हो जाएंगे। तो इसलिए भाई तो अब इन्होंने फैसला लेना है जी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक वर्मा जी, आप पुरजोर तरीके से एक मांग उठा रहे हैं पूरे हिमाचल में, हिमाचल का अपना एक वेतन आयोग क्या है? ऐसा है ना जी, अभी तो चलो पंजाब बेहतर ये हो गया, अब वो रिच स्टेट है, ये बात है ना जी, वो चलो उनकी मतलब वो कर, अगर हमारा भी अपना वेतन ही होगा हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि मतलब जो है कि भाई वो इतनी मतलब बड़ा जो है कर्मचारियों को लाभ दे पाएंगे। आज स्थिति आप देखिए 2016 से रिवाइज हुआ स्केल है जी, तो भत्ते आज तक नहीं मिले, जैसे आवास भत्ता भी था, राजधानी भत्ता भी था, प्रतिपूर्ति भत्ता भी था, शीतकालीन भत्ता भी था, जनजातीय भत्ता भी था, वो मिला ही नहीं। 2.5 साल की बात कर रहे हैं? हाँ 2.5 साल की मिला ही नहीं। वर्मा जी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, संसाधन और साधन यहाँ हिमाचल में कम है। बिल्कुल, तो ये तो साफ बोल रही सरकार कि पैसा जब होगा तभी दे पाएंगे, नहीं है पैसा तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे। सर पता कटौती करें ना अपने इसमें, गाड़ियां ऐसी दौड़ रही हैं, नई गाड़ियां परचेज हो रही हैं, पेट्रोल का तो हिसाब ही कोई नहीं है, मतलब उस पर कोई कटौती नहीं है, तो अंधाधुंध चला था काम। तो आप बताइए जब अपनी ये कटौती नहीं कर पाएंगे, शांता कुमार जी ने भी कहा था इनको कि भैया बात ऐसी है, कुछ देखो, कुछ कटौती करो, आप लार्ज स्केल में जो आप जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं यहाँ बच सकता है, तो नहीं इनको क्या, इनको कोई नहीं कि नहीं जो चला वो चलने दो। महात्मा गांधी ने भी अपनी एक उनकी पुस्तक थी ग्राम स्वराज, उसमें भी कहा था कि सरकार हो या व्यक्ति, मित व्ययता बहुत जरूरी है, बिल्कुल कम खर्चों में आप कम खर्चों में अपना पूरा का पूरा व्यवस्था चलानी है। ये हुई एक बात। रोजगार की क्या स्थिति मान के चलते हैं हिमाचल? देखो सर, रोजगार की स्थिति बड़ी हालत खराब है हिमाचल, लेकिन सुखू सरकार तो विधानसभा से लेकर बाहर मंचों तक ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा नौकरी हम दे रहे हैं। वो कोई मित्र मंडली, फॉरेस्ट में मित्र मंडली, मित्रों की सरकार है ये, अपने भी सारे मित्र इकट्ठे कर दिए सचिवालय में, जो इसके यार दोस्त थे, कोई चेयरमैन बना दिए, कोई वाइस चेयरमैन बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दी। लूट है ना बच्ची, लूट, ठीक है, कैबिनेट रैंक खाओ अपने नाम से, 10-10, 12-12 लाख रुपए जो महीने में खर्च हो रहा है, तो कैबिनेट रैंक की जरूरत क्या है, कोई बात है ना। तो मेरे कहने का मतलब है रोजगार की तो हालत बहुत खराब है हिमाचल में, बहुत मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल। एक एज को लेकर के भी है कर्मचारियों का काफी दिनों से मुद्दा कि 58 से इसको 59 किया जाए,
तो ये कितना प्रभाव डालेगी नई देखो जी, नई बात पीढ़ी ऐसी है, पे? अब ऐसा है कि अगर 58 से 60 कर दी जाए तो जितने जो युवा बेरोजगार है वो तो खत्म हो गया ना काम सारा, उनको तो नौकरियां मिलनी नहीं है। आज भी देखो जो चोर दरवाजे से जो है एक्सटेंशन दी जा रही है, तो क्यों ऐसा कर रहा है? और जबकि मतलब कांग्रेस ने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था, भाई हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो आज तो मिल रही है, अधिकारियों को मिल रही है, कर्मचारियों को मिल रही है। चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी को देखो, आपको तो बिल्कुल उसमें बड़ा विवाद हुआ, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर भी सरकार ने आते ही मना किया था कि एक्सटेंशन नहीं नहीं मिलेगी, मिली। उसके बाद भी एक्सटेंशन हुई। उसके बाद में एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आप मूलतः रामपुर विषय के हैं, Yes. वहाँ की समस्याओं को भी ज्यादा समझते हैं। एक आप सोशल मीडिया पर बड़े बयानबाजी करते हैं विक्रमादित्य को लेकर। विक्रमादित्य को आपने सीधा, बल्कि इतना तल्ख बोल दिया आपने एक बयान में अपने कि ना तो इसको अक्ल है ना इसको मौत है। तो ये इतनी तल्खियां पीडब्ल्यूडी मंत्री से वो बात काफी पुरानी है, जब सरकार बनी थी उसके बाद जो विक्रमादित्य ने काम किया, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेंटर से जो पैसा लिया है ये यही लिया है, सुखू नहीं लिया है पैसा, ये इसी ने गडकरी से जो है सड़कों के लिए करोड़ों रुपए, देखिए करोड़ों रुपए इसने जो है मतलब यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अच्छे संबंध इसने वहाँ बनाए, चाहे प्रधानमंत्री से बनाए चाहे गडकरी जी से बनाए, तो पैसा लार्ज स्केल में लिया है, बाकी तो कोई लिया नहीं पाया। सुखविंदर सुक्खू तो जब देखो कि नहीं केंद्र के खिलाफ बोलना है, तो अब ठीक है ये। तो अब आप ये भी मानते हैं कि रामपुर में विकास हो रहा है, हालांकि वो रामपुर के विधायक नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि रामपुर में तो सड़कों के हालत खराब है सर, मैं आपको पूरे प्रदेश की हालत खराब है, मतलब आपदा में तो बिल्कुल सत्यानाशी हो गया सारा, वही रामपुर के भी हाल यही है। सड़कें आज देखो 400 सड़कें 500 सड़कें बंद पड़ी है हिमाचल में, पैसा नहीं है, ठेकेदारों को पैसा नहीं है। अब जिन ठेकेदारों ने काम किया उनको पैसा नहीं मिला, वो बेचारे रो रहे हैं, कईयों ने तो खुदकुशियां कर दी। तो मतलब हालत बदतर है सर, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस सरकार की हालत मैंने देखी नहीं ऐसी जो। पर एक कहीं तो लगता है वर्मा जी कि आप, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात करने से पहले जो हमारे दर्शक हैं या हमारे जो रिसोर्सेज हैं या आपसे जुड़े भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि गोपाल दास वर्मा जी का जो इंटरेस्ट है आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में भी सामने है। ये क्या कितनी सच्चाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो काम ठीक करेगा उसका गुणगान तो करना पड़ता है। अब जयराम जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए मैं आपको जो पहले मैंने बता दिया कि उन्होंने कर्मचारी पैसों का भरपूर जो है मतलब जो मिलना था वो उन्होंने दिया है। तो मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। देखो अगर मैं भी चाहता तो नहीं, पर आप ये तो बोल ही रहे हैं खुले तौर पे कि 40 से 4 पे लाके बताऊंगा मैं इस बार। ये मैं कहता हूँ जी, अभी जयराम जी ने बोला कि ये तो सिर्फ मुश्किल से जो 5 सीटें जीत पाएंगे और अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 सीटें जीत पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ 0 होगा काम। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे जीतने वाले मुकेश अग्निहोत्री है, विक्रमादित्य है, मतलब 2-4 हैं ये भी नहीं जीत पाएंगे। हालत बड़ी खराब है सर, मैं आपको जो बता रहा हूँ, बाहर लोग मन की गालियां इनको दे रहे हैं, करना कुछ है नहीं है। देखो ना जी, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को विकास कार्य चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, उस मामले में कोई वो ये ध्यान नहीं है। अब आपको नहीं लगता वर्मा जी कि ये प्रदेश एक कर्मचारी का तो एक छोटा वर्ग है, इतने कर्मचारी हैं, बाकी पूरा प्रदेश, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, ये तो बद्दी और उसको छोड़ दो आप थोड़ा सा नालागढ़, तो यहाँ तो कृषि पे आधारित है हमारी अर्थव्यवस्था सारी। तो इन लोगों के लिए कब सोचेगी सरकार? यहाँ एम्प्लॉय सोचने ही नहीं देते, ये भी एक इल्जाम है आपको। बात पता क्या है सर, आज तो चलो ना किसानों की बारे कुछ हो रहा है ना कर्मचारियों के बारे कुछ हो रहा है, सिर्फ ये अपना देख रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू जी ने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया, आप देखो कितनी गड़बड़ियां हुई, कितना मतलब जो पैसा वहां मतलब बहाया गया बैंकों से, दूसरा जो मतलब आंगनबाड़ी, दूसरे तीसरे। तो मेरा कहने का मतलब है कि धक्केशाही है। मतलब वो चुनाव धांधली से जीता हुआ, धांधली से जीता सर, धांधली से जीता। आज आप सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कितनी गारंटियां थी इनकी, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, सिर्फ 3-3 महीने की बस वो 1500 4500 रुपए दिए, बाकी सब काम ठप हो गया, कोई किसी को जो है ओपीएस तो मिली नहीं। अब ओपीएस भी, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ओपीएस मिलने से भी सरकार की बड़ी किरकिरी होगी, पैसा सेंटर ने देना मना कर दिया। इनको ये चाहिए था अगर हम ओपीएस करते हैं तो अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं, वो तो बढ़ाएंगे उन्होंने, वो सेंटर ने कट लगा दिया, तो वो फिर इसलिए मतलब हालत और खराब हो गई है। तो खाली ओपीएस से भी मतलब कोई मैं ये नहीं समझता हूँ कि भी वो दिया है तो बाकी लाखों कर्मचारी और है, पेंशनर है,
उनको तो कुछ मिले। संयुक्त मोर्चा भविष्य में प्रदेश में किस रणनीति पे चलने वाला है? रणनीति पे ये चली कि हम तो मतलब सरकार के खिलाफ जो है बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। अब आप देखो ना सर, अब दबाने वाली सरकार बात करती है, हमारे को तो दबा नहीं सकती। मैं तो इनको उल्टे दबाऊंगा। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं सारे प्रदेश में घूमता हूँ, लोग बड़े दुखी है सर, सरकार से कह रहा हूँ, इतनी हालत खराब है प्रदेश में। तो ऐसा है सर, बात ये है, बाकी तो सुखविंदर सुक्खू ने सोचना है। और अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस का जो है खत्म हो जाएगा। 15-20 साल कांग्रेस यहाँ आने वाली नहीं है। गोपाल दास वर्मा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? नहीं, चुनाव लड़ना होता मैं तो बहुत पहले लड़ लेता। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था मेरे को कि आप शिमला से लड़ो, मैं एम्प्लॉय की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रचारक के रूप में काम करने वाले भविष्य में? नहीं, पर ठीक है जी, अब जो अभी मेरी बात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी, उन्होंने कहा ठीक है हमारी सरकार आएगी, हम देंगे आपको, एरियर भी देंगे, डीए भी देंगे, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी देंगे। तो बाकी क्या चाहिए सर, वोट मिल जाए तो बस, तो बल्ले बल्ले हो गई। नहीं मिलता है तो आंदोलन की रूपरेखा में क्या तारीख तय कर रहे हैं आप? कब से? अक्टूबर में। अक्टूबर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जो इतने पेंशनर हैं सब इकट्ठे, मुलाजिम भी हो जाएंगे, एम्प्लॉइज भी हो जाएंगे। ये थे गोपाल दास वर्मा, और बहुत तेज तरार, आक्रामक और अपने बेबाकी के लिए, बेबाक विवादों के, विवादित बयानों के लिए भी बहुत मशहूर रहे हैं, और जो कहते हैं सीधा कहते हैं। आज टाइम्स हिमाचल में वर्मा जी आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।